नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आई होप कि हमारे विद्यार्थी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हम लोगों को मेडिवल हिस्ट्री जब करनी थी, तो उस टाइम जब मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग फिनिश कर रहे होते हैं, यानी कि मुगल काल को जब समाप्त कर रहे होते हैं, उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल को पढ़ना होता है। लेकिन यहां पर इस टॉपिक को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और उसके बाद के समय को लेकर के अगर आप देखेंगे, मुगलों के इतिहास को देखा जाए तो उत्तरवर्ती मुगल काल के रूप में जाना जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि 1707 के बाद 1857 ईस्वी तक, या यूं कहें कि 1858 तक, जब तक रिवोल्ट होता है 1857 का जो विद्रोह होता है, उसके बाद आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और वहां पर फिर मुगल शासन सत्ता की लगभग पूर्णतया समाप्ति हो जाती है। तो 1707 के बाद और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से कविता और कलाम लिखा करता था, तो वहां तक के काल को उत्तरवर्ती मुगल काल के रूप में जाना जाता है। अब इस टॉपिक को इस समय पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इन सभी समयों में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को भी देखा। इन सभी समयों में हमने क्षेत्रीय राज्यों के स्वतंत्र रूप से अभ्युदय को भी देखा। कई ऐसे क्षेत्रीय राज्य, कई ऐसे नेटिव स्टेट थे जो अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जो स्वतंत्र रूप से अभ्युदय करते हैं। और यहां पर हमें उत्तरवर्ती मुगल काल को भी समझते हुए चलना होगा, क्योंकि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जो क्षेत्रीय राज्य थे, जो नेटिव स्टेट थे, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। और ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि अंग्रेजों का भारत के क्षेत्रीय राज्यों के साथ साथ मुगल शासन सत्ता में भी पूर्णतः हस्तक्षेप हो जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के शासकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ लेंगे, तो इस पूरे समय काल को हम बहुत अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। इस टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर हम लोग सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी पॉलिसीज पर चर्चा करते हुए और अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि जो है बहुत जल्दी, आई थिंक मुझे लगता है कि 2-3 टॉपिक को जैसे हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद लाइव क्लास पर हम दोबारा से आ जा रहे हैं और फिर कंटिन्यू लाइव क्लास अपनी होगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो वंस अगेन मोस्ट वेलकम शशांक आईएएस। और अभी तक जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो भाई डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक नीचे शशांक आईएएस अंडर आप देखेंगे यहाँ पर ट्रिगर एग्जाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल के जो कुछ शासक हैं वहां से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे की कहानियों पर विस्तार से पर चर्चा करते हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल काल कहानी कुछ यहां से शुरू होती है। औरंगजेब का नाम हम लोग यहां पर लिखेंगे, औरंगजेब। औरंगजेब की जो मृत्यु है कब होती है भाई? औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। ठीक है, 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में। और औरंगजेब के बाद कि जो भी मुगल बादशाह हुए वह कमजोर साबित होते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको 2 बात बता दूं। मुगल बादशाह के कमजोर साबित होने का तात्पर्य यह आपको नहीं समझ लेना है कि बादशाह कमजोर था। आपको यह भी समझ लेना है कि सामने वाला दुश्मन अपने तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत रहा होगा। तो यहां पर इन सब बात को आपको विशेष समझना है। तो 3 मार्च 1707 को मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो कि अंतिम मुगल महान शासक के रूप में जाना जाता है, जिसके समय में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर देखा जा सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे, उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया, यानी कि अगला कौन बादशाह बनेगा। कहा जाता है कि औरंगजेब अपने मृत्यु के पहले अपने संपूर्ण साम्राज्य का वसीयत अपने पुत्रों में कर करके गया। तो औरंगजेब के मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र जिंदा थे, और इन 3 पुत्रों को उसने जो है अपना जो है वसीयत जो था इन 3 पुत्रों के नाम जो है वह करके जाता है। अब इसके 3 पुत्र कौन कौन से हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आप इस चीज को देख लें ताकि आपको बातें समझ में आए। इसके पुत्रों में नंबर 1 मुअज्जम।
मुअज्जम, ये बड़ा पुत्र था मुअज्जम। मुअज्जम के बाद आजम, आजम, और तीसरा पुत्र जो औरंगजेब का था जिंदा, कामबख्श, कामबख्श। तो यहां पर आपको इस चीज को समझना है कि औरंगजेब के मृत्यु से पहले उसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। और जो वसीयत उसने किया था, जो वसीयत किया था, आप यहां पर देखेंगे, वह अपने इन तीनों पुत्रों में इसने किया था। अब देखिए, मुअज्जम को इसने जो है 12 सूबा दिया। क्या दिया? 12 सूबा। और राजधानी कहां बनाने के लिए बोला? राजधानी के रूप में कहा, बेटा तुम दिल्ली में राजधानी बनाओगे, दिल्ली में। यानी कि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वह मुअज्जम के नियंत्रण में जाता है। इसके बाद जो दूसरा पुत्र इसका आजम था, इसको इसने आगरा, आगरा का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र दे दिया। कामबख्श जो था इसका बेटा, उसको बीजापुर, बीजापुर और हैदराबाद, बीजापुर और हैदराबाद का क्षेत्र दिया। यह वसीयत में लिखा हुआ था। ठीक है। अब जब 1707 ईस्वी में 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद स्थिति क्या होती है? औरंगजेब के मृत्यु के समय ये जो मुअज्जम है ना साहब, ये जमरूद में था। कहां था? जमरूद। जमरूद पड़ता है आपका अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। यानी कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बड़ा बेटा मुअज्जम जमरूद यानी कि अफगानिस्तान में था। ठीक है। दूसरा बेटा जो आजम है वह अहमदनगर में है। कहां है? अहमदनगर में। और यहीं पर औरंगजेब की मृत्यु हो रही है, अहमदनगर में। और तीसरा बेटा जो कामबख्श है वह बीजापुर में है। कहां है? बीजापुर में। अब कहानी कुछ इस प्रकार शुरू हुई। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में। और उनके सारे बेटे, जिसको उसने वसीयत में जो जो क्षेत्र दिया हुआ था उसके बारे में भी हमने बताया, और मृत्यु के समय कौन बेटा कहां पर था इस बात को भी हमने आपको यहां पर बताया। कहानी कुछ इस प्रकार की होती है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये जो मुअज्जम है यह अपनी सेनाओं के साथ जो है दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है और यहां पर अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। क्या घोषित कर देता है? बादशाह। और किस नाम से बादशाह घोषित करता है भाई? बहादुर शाह के नाम से। आगे हम पढ़ेंगे तो बहादुर शाह के नाम से यह अपने आप को क्या करता है? बादशाह घोषित कर देता है। और बहादुर शाह के नाम से जब इसने बादशाह अपने आप को घोषित कर दिया, उधर आजम अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है, उधर कामबख्श अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। अब 3-3 बादशाह अपने अपने नाम को बादशाहत के रूप में लेकर के आते हैं। कहानी आगे बढ़े कि बहादुर शाह का एक पुत्र है जिसका नाम है अजीम उस शान। तो अजीम उस शान भी कहते हैं, अजीम उस शान कहते हैं। तो बहादुर शाह का बेटा अजीम उस शान ने क्या किया? आगरा पर अधिकार कर लिया। किसने? बहादुर शाह का बेटा अजीम उस शान। तो अजीम उस शान ने क्या किया? इसने आगरा पर अधिकार कर लिया। जब अजीम उस शान ने आगरा पर अधिकार कर लिया तो आजम से रहा नहीं गया और आजम अपनी सेनाओं के साथ जो है बहादुर शाह से 2-2 हाथ करने के लिए आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि आगरा के समीप एक जगह है जजाऊ। कौन सा जगह है? जजाऊ। तो जजाऊ नामक स्थान पर आजम और बहादुर शाह की सेनाएं आमने सामने होती हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध। कहानी है 18 जून 1707 की। तो 3 मार्च को औरंगजेब की मृत्यु हुई, अप्रैल मई निकला, जून आ गया। 18 जून 1707 को जजाऊ का युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है भाई? ये आजम और जो है आप देखेंगे कि बहादुर शाह के नाम युद्ध है, आजम और बहादुर शाह के बीच। और ये जजाऊ कहां पे है? आगरा के पास है।
तो यहां पर आप देखेंगे कि यह युद्ध होता है 18 जून 1707 को, और इसमें विजय किसको मिलती है? बहादुर शाह को विजय मिलती है, और कहा जाता है कि आजम मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आजम का जीवन समाप्त होता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि अब अगला मुकाबला किसके किसके बीच होगा भाई? अब अगला मुकाबला होगा काम बख्श और किसके बीच में? मुअज्जम, यानी कि जो बहादुर शाह है। तो काम बख्श और बहादुर शाह के बीच में बीजापुर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध। और यह युद्ध जनवरी 1709 को हुआ। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ भाई? काम बख्श और बहादुर शाह के बीच। और यहां पर विजय कौन प्राप्त करेगा भाई? बहादुर शाह। और यहां काम बख्श के साथ भी वही होता है जो आजम के साथ हुआ था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बहादुर शाह की विजय होती है, यानी कि दो युद्धों में आप देखेंगे जजाऊ का युद्ध, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है बीजापुर का युद्ध। इन दोनों युद्धों को जीत करके बहादुर शाह अगला बादशाह बनता है। चलिए बहादुर शाह के बारे में कुछ पॉइंट। बहादुर शाह, आइए बहादुर शाह के बारे में दो तीन बातें। पहले कि अन्य नाम क्या क्या थे। अन्य नाम में पहला नाम आप यहां पर इनका देखेंगे मुअज्जम, जो आप अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, इन्हीं को शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, इनको शाहे बेखबर भी कहा जाता है। शाहे बेखबर, बेखबर भी कहा जाता है। शाहे बेखबर कौन कहा था भाई? तो भाई खाफी खां। तो खाफी खां जो है वह इनको शाहे बेखबर भी कहता है। ठीक है, तो आप यहां पर इस चीज को ध्यान देंगे कि शाही बेखबर जो है खाफी खां इनको कहता है। इसके अलावा और क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं? अच्छा, इनके शासनकाल के समय को देख लिया जाए। शासनकाल तो 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक यह शासक रहे। इनके बारे में जो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं वह देखिए। नंबर 1, 1711 ईस्वी की बात है। आप यहां पर देखेंगे एक डच प्रतिनिधि का शिष्टमंडल आया जोशुआ कैटेलर के नेतृत्व में। तो कई बार पूछा जाता है कि बहादुर शाह के समय में जो है जो डच प्रतिनिधि मंडल था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जो है जोशुआ कैटेलर ने किया था। तो आप लिखिएगा 1711 ईस्वी में जोशुआ कैटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल दरबार में आया। पहला पॉइंट। दूसरा, इनके बारे में ओवन सिडनी एक विद्वान हैं जिन्होंने लिखा था। ओवन सिडनी ने क्या लिखा कि मुगल सम्राटों में, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है, मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अंतिम था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, और किसने कहा भाई? तो कहा था ओवन सिडनी ने। ऐसे स्टेटमेंट को आपको याद कर लेना होता है। इसके बाद और भी एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई भाई? इनकी मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई। इनके पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। इनके मृत्यु के समय पुत्र देखिए कौन कौन थे भाई?
पुत्र था जहांदार शाह, जहांदार शाह, अजीम उस्सान, अजीम उस्सान, रफी उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह, जहान शाह। कहा जाता है कि 1712 ईस्वी में जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, तो इनके पुत्रों में आपस में संघर्ष हो जाता है और तकरीबन 10 सप्ताह तक बहादुर शाह प्रथम को दफन नहीं किया जाता है। तो 1712 में आप देखेंगे और इनको 10 सप्ताह तक दफन नहीं किया गया, इनको 10 सप्ताह तक दफन नहीं किया गया। सोचिए ये कैसा सत्ता संघर्ष है। खैर जो भी है, जुल्फिकार खां के समर्थन से जहांदार शाह उत्तराधिकार के इस युद्ध में विजयी हुआ। तो विजयी कौन हुआ भाई? जहांदार शाह। जहांदार शाह किसके समर्थन से? किसके समर्थन से? तो आप लिखिएगा जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां के समर्थन से। तो अगला बादशाह होगा जहांदार शाह। आइए जहांदार शाह के बारे में कुछ बातें। शासनकाल 1712 से लेकर के 1713 तक, बहुत कम समय ये शासक रहे। इनका वजीर कौन था? तो वजीर जाहिर सी बात है जुल्फिकार खां बनेगा, जुल्फिकार खां वजीर बनेगा। कहा जाता है कि बड़े रसिक थे और ये लाल कुंवरी नामक एक वेश्या पर आसक्त थे। तो लिख लीजिएगा कि लाल कुंवरी नामक, प्रश्न कई बार आया है, नामक वेश्या पर आसक्त थे, यानी कि प्रेम में लीन थे। तो ये कई बार ये प्रश्न आता है। ठीक है। कहा जाता है कि आगे चल करके जब इनकी ऐसी स्थिति होती है तो इनका भतीजा होता है फर्रुखशियर। कौन होता है भाई? भतीजा होता है फर्रुखशियर। वो बड़ा परेशान था। फर्रुखशियर कहा कि ये तो पूरी शासन सत्ता साम्राज्य को खत्म कर देंगे। तो फर्रुखशियर ने क्या किया? सैयद बंधुओं के सहयोग से, अभी मैं सैयद बंधुओं के बारे में बताऊंगा, सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदारा शाह को जो है एक तरीके से पदच्युत कर देता है और इनके जीवन को समाप्त कर देता है और बादशाह बनता है। तो सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखशियर अगला बादशाह बनेगा, अगला बादशाह बनेगा। तो अब आइए हम बात करते हैं फर्रुखशियर की। चलिए फर्रुखशियर 1713 ईस्वी से लेकर के 1719 ईस्वी तक पहला किसके सहयोग से बादशाह बने थे? तो सैयद बंधु के सहयोग से, सैयद बंधु। और सैयद बंधु में कौन कौन है भाई? तो नाम लिखिएगा अब्दुल्ला खां और दूसरा भाई इनका है हुसैन अली खां, हुसैन अली खां। कहा जाता है कि जब फर्रुखशियर बादशाह बनता है तो इसने अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया। क्या बनाया? वजीर। और इनको उपाधि क्या दी? इनको उपाधि दी कुतुबुल मुल्क। ये कई बार पूछा गया है, कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी। तो ये उपाधि दी कुतुबुल मुल्क और इनको अपना वजीर बनाया। हुसैन अली खां को अपना मीर बख्शी बनाया। क्या बनाया? मीर बख्शी बनाया। और इनको उपाधि कौन सी दी भाई? तो इनको उपाधि देता है अमीर उल उमरा। अमीर या आमिर उपाधि मैं यहां पर लिख देता हूं,
आमिर उल उमरा। ठीक है। कहा जाता है कि फर्रुखशियर के समय में कुछ महत्वपूर्ण बातें 1716 ईस्वी में हमने पढ़ा दिया था। इन्होंने किसको दिल्ली में फांसी दी थी? बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, कहा जाता है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को इन्होंने व्यापारिक लाभ के लिए शाही फरमान दिया था। और कहां? यह आप मुझे बताइए कहां पर? बंगाल में। तो याद होगा कि 1717 में, और सब कहानी हमने पहले ही बताया था, 1717 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी। व्यापारिक छूट। और कहां पे भाई? बंगाल में व्यापारिक छूट। कहा जाता है कि आगे चल करके सैयद बंधुओं से इनका मतभेद हो गया, यानी कि जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां से इनका मतभेद हो गया, जिसके कारण जो है आप देखेंगे कि सैयद हुसैन अली ने, यहां पर आप देख पा रहे हैं, सैयद हुसैन अली ने इनके मतलब इनको अंधा करके जो है इनकी हत्या कर दी। तो नोट लिखिएगा, अली बंधु द्वारा हत्या। और कहा जाता है कि इन्हीं सब कारणों से जो अली बंधु थे इनकी महत्ता बढ़ती गई और ये किंग मेकर हो गए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्रुखशियर को 1713 में मुगल बादशाह बनाने वाले कौन थे? अली बंधु थे। तो 1713 ईस्वी से अली बंधुओं का भी कार्यकाल शुरू होता है किंग मेकर के रूप में। अब देखिए कब तक चलेगा, इसको आपको देखना है। तो फर्रुखशियर की हत्या के बाद आप देखेंगे कि अली बंधु अगला मुगल बादशाह किसको बनाएंगे? तो अगला मुगल बादशाह बनाते हैं रफी उद दरजात को। रफी उद दरजात को। तो इन्होंने अगला मुगल बादशाह बनाया रफी उद दरजात को। इनका समय काल देख लीजिए, 28 फरवरी से लेकर के 4 जून 1719 तक। बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा, एक सामान्य कार्यकाल रहा। और किससे सहयोग से बने थे? किसके सहयोग से बने थे भाई ये? तो सैयद बंधु के सहयोग से बने थे। सैयद बंधु के सहयोग से। इसके बाद इनके बारे में ज्यादा कोई और बात है नहीं। अगला मुगल बादशाह रफी उद दौला। यह कब बनते भाई? 6 जून 1719 से आप देखेंगे कि 17 सितंबर तक। ठीक है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और इनकी एक उपाधि थी, उपाधि बस उसको लिख लीजिएगा, शाहजहां द्वितीय। शाहजहां द्वितीय। तो शाहजहां द्वितीय इनकी उपाधि थी। और ये सैयद बंधु के सहयोग से ये भी बादशाह बने। किसके सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से। इनसे भी कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं आता। इसके बाद अगला शासक बनेगा जिसको इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाएगा। तो अगला बादशाह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल है अगर आप देखेंगे तो 1719 से 1748 तक, एक लंबा समय है। मोहम्मद शाह को किन किन नामों से जाना जाता है भाई? अन्य नाम इनका आप देखेंगे तो पहले तो रंगीला ही लिख लीजिए। नाम रंगीला, काम रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। कहा जाता है कि इनके समय में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। तो इनके समय में सैयद बंधुओं का अंत। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दुख की बात है कि सबसे अधिक मुगल साम्राज्य का विघटन या सबसे अधिक क्षेत्रीय राज्यों के स्वतंत्र होने की अगर हम बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इनके काल में आप देखेंगे, इनके काल में हैदराबाद स्वतंत्र संस्थापक
कौन था भाई हैदराबाद का? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। इसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद के बाद अवध, अवध, ठीक है, सादत खां, और इसी क्रम में बंगाल, ठीक है, अन्य सीमा क्षेत्र भी, राजपूतों का क्षेत्र आप देखेंगे स्वतंत्र हुआ। इन्हीं के शासन काल में आप देखेंगे मोहम्मद शाह के शासन काल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिस पर हम लोग अलग से क्लास लेंगे। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, और कहा जाता है कि नादिर शाह तख्ते ताउश, जो मयूर सिंहासन है जो शाहजहां के समय काल में बना था, मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है, यानी कि मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा जुड़ा हुआ था, सिंहासन इसमें कौन जुड़ा हुआ था भाई? कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, इसको लूट कर ले गया। यही फिर आगे चल करके राजा रणजीत सिंह के पास आता है। तो इसके समय में आप देखेंगे तो ये घटना होती है। इसके बाद अगला शासक बनेगा अहमद शाह, यह मोहम्मद शाह का पुत्र है। तो अगला बादशाह अहमद शाह, अहमद शाह। अहमद शाह का शासनकाल 1748 ईस्वी से लेकर के 1754 ईस्वी तक। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण पहली बार हुआ था। तो इनके समय में अहमद शाह अब्दाली का, किसका भाई? अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो बस इनके बारे में इतना ही पॉइंट। इसके बाद के कुछ बादशाह हुए जिनमें आप देखेंगे अन्य बादशाहों में, अन्य बादशाह में आलमगीर द्वितीय होगा। आलमगीर द्वितीय, जहां से बहुत अधिक प्रश्न नहीं बनते, उसके बारे में कोई विशेष बात नहीं। इनका 1754 से लेकर के 1758 तक, यानी कि इनके समय में बंगाल में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। इनके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अगला बादशाह होगा शाहजहां तृतीय। इन सबके कार्यकाल को बस लिख लीजिए, 1758 से लेकर के 1759 तक। इसके बाद शाह आलम द्वितीय होंगे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर के 1806। और यहां पर मैं बता दूं कि शाह आलम द्वितीय को जो है अली गौहर के नाम से भी जानते हैं। पहले इस नाम को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, अली गौहर भी एक नाम था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1764 में बंगाल में बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल में बक्सर का युद्ध, और जब बक्सर का युद्ध मैं आपको बताया तो मैंने आपको इस कहानी को समझाया था, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद अगला बादशाह अकबर द्वितीय होता है, 1806 से 1837 तक। और अकबर द्वितीय के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय। इनको जफर के नाम से भी जाना जाता है, जफर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था, और अंततः जब रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार करके इनको जो है अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार करके कहाँ पर भेजा भाई? अंग्रेज़ों ने इन्हें
गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया, रंगून भेज दिया, जहां 1862 में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहां पर आपने इस तरीके से इन जो है बादशाहों के बारे में कुछ छोटी छोटी घटनाओं और इन्फॉर्मेशन को देखा, और ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग अंग्रेजी जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोबारा हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चलेंगे और एक बार पुनः हम इन समयों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक शोषण के दृष्टिकोण से क्या पॉलिसीज रहीं, क्या नीतियां रहीं, कितने चरण उन्होंने अपनाए, इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक शोषण उन्होंने किया, और ऐसा किस प्रकार से किया कि लोग इतने असंतुष्ट हो गए कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। तो उन सभी परिस्थितियों को अब आज की क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे। कल संडे है, क्लास आपकी ऑफ है, और मंडे को पुनः हम लोग अपने इसी समय के अनुसार जो है उन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत जल्द ही 3 से 4 क्लासेस के बाद हम लोग लाइव क्लास पर दोबारा से आ जाएंगे, ताकि आगे की जो कहानी है मॉडर्न इंडिया की वह आपके बीच में बहुत बेहतर ढंग से चले। तो अपने सभी विद्यार्थियों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।